जो है वह पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो, यही विचार है। यदि उसमें वह योगदान कर रहा है तब वह शास्त्र हमारे लिए समादरणीय है। तो यहाँ दो विचार हम लोगों को मिल जाते हैं। कुछ आचार्यों का मत है कि स्थापत्य शास्त्र जो है यह वेद का उपांग है, उपवेद है। देख सकते हैं आप इसमें कि जो हमारे चारों वेद हैं, ऋग, यजु, अथर्व और साम, उनके उपवेद आपके सामने हैं। तो ऋग वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्व वेद का शिल्प वेद और वही शिल्प वेद स्थापत्य वेद या वास्तुशास्त्र जिसे हम जान रहे हैं, और सामवेद गांधर्व वेद। लेकिन जो मुख्य आचार्यों का मंतव्य है वह है कि वास्तुशास्त्र ज्योतिष का ही अंग है, उसी में समुद्भूत है। यह तो होगी हमारी इसका ऐतिह्य, इतिहास। अब एक उक्ति सभी हम जानते हैं कि प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। कोई मूर्ख भी बिना किसी प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता। तो आप सभी तो विद्वान हैं, तो प्रयोजन रख करके ही कोई कार्य करते हैं। तो हमारे जो आचार्य थे इन्होंने गहन अन्वेषणा की, और उसके बाद गहन अन्वेषणा के क्रम में मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, क्या होती हैं? भोजन, वस्त्र और भवन। इन तीनों में भवन जो है वह हमारा किस प्रकार हो और किस प्रकार हमारे जीवन की उन्नति में सहायक हो, इसका विचार हमारे स्थापत्य शास्त्र में किया गया। बाद के काल में वास्तुशास्त्र का गौण अर्थ जो है वह भवन निर्माण समझा जाने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तुशास्त्र बहुत बृहत रूप में है और इसमें भवन निर्माण उसकी सबसे छोटी इकाई है। वहाँ प्रतिमा से लेकर के शैया, वाहन, भवन, दुर्ग, ग्राम, नगर, पुर, सबके नियोजन का, सबके बनाने इत्यादि का क्या प्रमाण हो, किस प्रकार उसको नियोजित किया जाए, इसका वर्णन किया गया। अब हमारे वहाँ जो नगर की वसति होती है, वसति मतलब वास जो किया जाता है, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुरूप, वर्ण मतलब जाति नहीं, कर्मानुकूल जिसका जो वर्ण है उस प्रकार उसकी व्यवस्था रखी जाती थी। उसमें सबका क्षेत्र निर्धारित था कि जो मुख्य बुद्धिमान जन हैं वह कहाँ रहेंगे, क्षत्रिय वर्ग कहाँ रहेंगे और अन्य अन्य कहाँ रहेंगे अपने कर्म के अनुसार। इससे होता क्या था, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि आजकल की जोनिंग व्यवस्था, जैसे रेलवे की कॉलोनी होती है, टीचर्स कॉलोनी होती है, बैंक की अपनी कॉलोनी होती है। ये होता क्यों है? एक विचार, एक तरह से कार्य करने वाले सहकर्मी और एक तरह से सोचने वाले लोग जब एक स्थान पर रहते हैं, वास करते हैं, तो वहाँ का वातावरण बड़ी मधुरिम हो जाता है, क्योंकि वह एक तुल्य होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार का विचार उस समय भी था वसति व्यवस्था में। अब इसी को लेकर के हमारे सम्रांगण सूत्रधार में आचार्य महाराज भोज कहते हैं कि जाति वर्णाधिवासः, वहाँ शब्द वह प्रयोग करते हैं, इसको जाति वर्णाधिवास नाम से वह कहते हैं। सेकंड, अच्छा हाँ। अब जो है ये हमारा जो स्थापत्य वास्तु है यह मुख्य रूप से मेरे विचार से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक धार्मिक वास्तु और एक लौकिक वास्तु। धार्मिक वास्तु में क्या आता है? आपकी यज्ञ वेदी, यज्ञ मंडप, मंदिर, इस प्रकार के जो धार्मिक स्थान हैं, धार्मिक कृत्य के उपादान हैं, उनका विचार किया जाता है। लौकिक वास्तु में आपके भवन से लेकर के और नगरपुर, ग्राम सब उसमें समाहित हो जाते हैं। चूँकि हमको नगर वास्तु की तरफ चलना है इसलिए उसी पर विचार करेंगे। तो नगर वास्तु में क्या है कि
धार्मिक वास्तु भी समाहित हो जाती है, क्योंकि नगर की कल्पना बिना धार्मिक वास्तु के की ही नहीं जा सकती। सर्वप्रथम उसमें हमें देवालय देवस्थान का विचार करना ही होता है, तो उसी में यह समाहित हो जाता है। अब इसमें जो है कि नगर वास्तु में जब आप उस नगर सन्निवेश करते हैं तो उसके मुख्य अंग कौन हैं, तो आगे बढ़ें। हाँ, नगर सन्निवेश के जो मुख्य अंग हैं उसमें ये आप देख रहे हैं 10 उसके मुख्य अंग बतलाए गए हैं। भू परीक्षा, भूमि संग्रह अर्थात जमीन का चुनाव, दिक् परिच्छेद अर्थात दिशा निर्धारण, पद विन्यास, भूखंडों का वर्गीकरण, बलि कर्म यानी पूजन, ग्राम नगर का विन्यास यानी उनकी योजना, उनको बसाने का जो आपने नक्शा विचार किया हो वह, भूमि विधान अर्थात कितने मंजिले भवन आपको तैयार करने हैं, वो किस क्षेत्र में करने हैं इसका विचार करना, गोपुर विचार, मंडप विधान और राजवेश्म अर्थात जो प्रमुख उस नगर के भवन होंगे उनका विचार, दुर्ग इत्यादि, इनका विचार वहाँ पर सर्वप्रथम करते हैं। अब जब हम नगर बसाने चल रहे हैं तो सबसे पहले हमारे नगर का परिमाप क्या होगा यह निर्धारित कर लेना होगा आपको कि हमको कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई में नगर बसाना है। तो नगर का परिमाप कई प्रकार से आचार्यों ने बताया है। 300 उस समय चूँकि मापन का जो उनकी मापन के लिए जो प्रयोग करते थे तो उस समय धनुष या यष्टि के या दंड के अनुसार करते थे। तो 3 प्रकार के कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम नगर उन्होंने बताए। उसमें 2000 से 4000 दंड के मध्य में यदि आप जो नगर बसाते हैं उसको कनिष्ठ नगर के रूप में वह वर्णित करते हैं। फिर जो 4000 से 6000 दंड के मध्य जो नगर आप बसाएंगे उसका नाम हो जाएगा मध्यम नगर, और 6000 से ऊपर लंबाई चौड़ाई का परिमाप का जो नगर आपके द्वारा बसाया जाएगा उसका उत्तम नगर इन्होंने वो किया। यहाँ मैं मतम में कहते भी हैं नगरस्य सहस्रादि द्विसहस्रांतम तद दंडमानम स्यात्। फिर कहते हैं नगरस्याष्ट सहस्रैर्दंडैः पर्यन्तमानमिदम्। फिर कहते हैं द्विसहस्रक्षयतो द्विसहस्रांतम चतुर्विधम मानम। नगरादीनां मानम विन्यासंच क्रमाद अहम बक्षे आद्यम धनुषा 300 धनुष जो मैं कहा, तस्मात् सतदंड वर्धनादुपरि साष्टकम सप्तति भेदाश्चाष्ट सहस्रांतकम यावत नगराणाम विपुलम ही प्रोक्तम पूर्वोक्त मानेन। यहाँ आचार्य मैं ऐसा कहते हैं कि यह पूर्व आचार्यों के अनुसार मैं इसको कह रहा हूँ। और नगर की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वह भौगोलिक उसका आचार्य ने वर्णन कर दिया है कि द्विगुणम त्रिपादमर्धम पादम तेषां मुखायतम विपुलात् विपुले तु षडष्टांशे भागे नैकेन वायतम पुरतः। अब हम लोग नगर के जो भौगोलिक रूप से उसके भेद होते हैं उसके ऊपर विचार करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि खेत, खरवटक, कुब्ज, पत्तन, स्थानीय, द्रोणमुख, कोत्मकोलक और स्कंधावार यह नगर के भिन्न भेद हो जाते हैं जो नाम के अनुसार ही ज्ञातव्य हो जाते हैं लोगों को। इसमें कह रहे हैं कि पहले तो राजधानी के लिए कहते हैं राष्ट्रस्य मध्य भागे सज्जन बहुले नदी समीपे च नगरम केवलम अथवा राजगृहोपेत राजधानी वा। अर्थात राष्ट्र के आपके राज्य के मध्य में जो स्थित हो नगर, और वहाँ किसका वास अधिक हो, सज्जन का, सज्जन लोग वहाँ अधिक हों, और नदी के किसी नदी के समीप हो। उसका उनका मुख्य अर्थ था कि जल के स्रोत की प्राप्ति होती रहे तथा आपके नगर का रक्षण भी होता रहे। तो इस प्रकार का आपका वह नगर उसको केवल नगर भी कहते हैं, और उसमें यदि राजधानी है तो उसको राजधानी के नाम से, यदि राजा रहता है तो उसको राजधानी के नाम से जानते हैं। सबसे पहला खेत हमने कहा तो कहते हैं कि शुद्र ही अधिष्ठितम यन्नद्यचलावेष्टितम तु तत्खेटम। अर्थात नदी अथवा पर्वत से घिरे एवं निम्न लोगों के वास से युक्त स्थान को खेत कहते हैं। फिर कहते हैं खरवटक।
कहते हैं परितः पर्वत युक्तम खरवटकम सर्वजन सहितम। वो चारों तरफ से क्या हो कि पर्वत से घिरा हुआ जो स्थान हो, उस जिसको घाटी कहते हैं, और वहाँ पे सभी प्रकार के लोग रहते हों तो उसको हम खरवटक कहते हैं। फिर कहते हैं कुब्ज, तो कहते हैं खर्व खेटक मध्य यद जनताढ्यम जनस्थान कुब्जम, अर्थात खर्व और खेटक के मध्य में जो स्थान आता था उसको हम लोग कुब्ज